गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द इनसाइट इन विच जो करंट अफेयर न्यूज़ में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्टैटिक मिक्स होता है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होते हैं जिससे की वजह से आपका प्रीवियस ईयर भी आपका रिवाइज होता रहता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो। आज जो हम डिस्कस करने वाले 14 मई 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ड्यूरिंग अल नीनो यू नो वेरी वेल, दो फिनोमेना 3 फिनोमेना हमारे मानसून को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। देखो बहुत सारे अदर फैक्टर भी है लेकिन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल नीनो, ला नीना एंड इन इंडियन ओशन डाइपोल, राइट। उसी में से अल नीनो के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें ट्रेड विंड के साथ क्या होता है, तो क्या ये वीक हो जाती है या फिर ट्रेड विंड जो है वीकन हो जाती है और बिकम इवन स्ट्रोंगर। नंबर 3 है, ट्रेड विंड जो है फ्लो करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड नंबर 4 देखें तो ट्रेड विंड जो है फ्लो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि जब अल नीनो आता है तो जो हमारी ट्रेड विंड है वीकन हो जाती है। याद कैसे रखोगे, देखो जब हम मानसून आता है तो ट्रेड विंड जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। और जब वही वीक हो जाएगी तो जो मानसून जो रफ्तार है या फिर जो मानसून की जो स्ट्रेंथ है वो इम्पैक्ट नेगेटिवली होगी। ओके, तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि ये हमारे लिए अच्छी होती है। ट्रेड विंड जो है मानसून लेके आने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन ये जो है रिवर्सल ऑफ विंड्स में हेल्प करती है बेसिकली बिकॉज ऑफ द ITCZ मूवमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, बाकी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। दो इनसो इज अ क्लाइमेट चेंज फिनोमेना, इट हैज़ 3 स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अल नीनो, ला नीना, इनसो कपल फिनोमेना। अच्छा, अल नीनो के बारे में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सरफेस से टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है आज वार्मिंग द ओशन सरफेस और अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड कहाँ पे बढ़ता है, लेकिन ये ईस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक ओशन में। मैं दिखाती हूँ इसकी रोके। ओके बच्चों, ये हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे आपका इंडिया लाई करता है जस्ट से। देखो, और अगर हम पैसिफिक ओशन ये है अगर हमारा, तो ये वाला वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है और ये वाला ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। और जब अल नीनो आता है, क्या आता है अल नीनो, तो ये वाला जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ना। लेट्स सी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो इंडोनेशिया में जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाती है और ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में जो रेनफॉल है वो बढ़ जाती है। द लो लेवल विंड विच नॉर्मली ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द इक्वेटर इंस्टेड वीकन और इन। अच्छा, अभी ये यहाँ पे ट्रेड विंड की एक स्टेटमेंट दे दी, बाकी आप खुद पढ़ लेना है ना, कि आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, तो जियोग्राफी के अंदर। ओके, द लो लेवल विंड या द लो लेवल सरफेस विंड विच नॉर्मली जो ईस्ट टू वेस्ट जो बहती थी, अब क्या होता है कि वेस्ट टू ईस्ट बहना स्टार्ट हो जाती है। ये जो अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा ओवरऑल फिनोमेना होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है या फिर ये कह लीजिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो जो ईस्ट टू वेस्ट ईस्टर्ली बहती थी तो वेस्टर्ली में कहीं ना कहीं बदल जाती है बिकॉज ऑफ द वीकनेस, और ये हमारे जो ओशन है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। ला नीना की बात करते हैं, कूलिंग ऑफ द ओशन सरफेस और बिलो एवरेज सी सरफेस, SST मतलब सरफेस से सी सरफेस टेम्परेचर जो है सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में घट जाता है और इंडोनेशिया के अंदर रेनफॉल इंक्रीज़ हो जाती है, पैसिफिक ओशन पे रेनफॉल डिक्रीज़ हो जाती है और हमारी जो कंट्री है उसमें भी रेनफॉल इंक्रीमेंट का पैटर्न देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था आपका अल नीनो के बारे में। इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ट्रेड विंड जो है वीकन हो जाती है, जो ईस्टर्लीज बहती थी वो कन्वर्ट सी हो जाती है वेस्टर्लीज में, फिर बिहेव करना स्टार्ट कर जाती है वेस्टर्लीज में, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और इंडोनेशिया में बहुत कम बारिश होती है, हमारी कंट्री में बहुत कम बारिश, लेकिन पैसिफिक ओशन में बारिश ज़्यादा होती है, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन। सिंस इज इंसेप्शन द इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। जब से हमने अपने संविधान को पहली बात तो यही बताइए कि इलेक्शन कमीशन बना कब था। ओके, जब हम इलेक्शन कमीशन बनने की बात करते हैं 1950 में गठन किया गया था और SN सिंह इसके फर्स्ट अध्यक्ष हैं। और जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं या फिर ये कह लीजिए कि अगर हम पार्ट 15 में जाएं तो हमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र मिलता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 कैरी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो नेशनल लेवल पे लाई करता है, जिसके जिम्मेदारी 4 बॉडी की इलेक्शन कंडक्ट कराने की दी जाती है। जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट के और लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, राइट। और जब हम एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो आर्टिकल 23-26 में दे रखा है। ओके, पहला देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था और उसी वक्त यहाँ पे एक वुमेन हुआ करती थी और वुमेन जो है पहली इलेक्शन कमीशन बनी थी, चीफ इलेक्शन कमीशन बनी थी बेसिकली। उनका नाम शायद NV रमना है। हाँ, 1989 की बात है जब हमारे कंट्री के अंदर
जो एज थी ना इलेक्शन मतलब वोट डालने की, वो घटा दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई थी। तब जो है महसूस हुआ कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन बॉडी है उसको भी मल्टी मेंबर होना चाहिए। खैर, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द लोक सभा बाय रेजोल्यूशन पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी दैट इज नथिंग बट 50% ऑफ टोटल स्टैंड एक्सक्लूडिंग ऑफ द हाउस। से जब हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, 2 अदर मेंबर की बात करते हैं, जो फिलहाल 3 मतलब ये 3 मेंबर बॉडी, एक चीफ इलेक्शन 2 अदर, जो 2 अदर मेंबर को हटाने की बात आती है तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और प्रेसिडेंट जो है विदाउट एनी टेलिंग टू द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर उसको हटा सकता है। बट चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये जो है हमारे रियल संविधान में दिया गया था, मतलब स्टार्टिंग में दिया गया था, और इसको हटाने के लिए पूरा प्रोसीजर चाहिए होता है। ओके, चीफ इलेक्शन और किस तरीके, जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज में यूज़ करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं कैग की, यूपीएससी को छोड़ दीजिए, और इलेक्शन कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट के जज की, और बस इन तीनों की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन यूपीएससी जो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, 2 ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसकी वजह से यूपीएससी के मेंबर को हटाया जा सकता है। और अदर भी, जैसे इंसॉल्वेंसी, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, जो अपना डेट है वो नहीं पे कर पाता, कुछ ऐसे सिचुएशन वहाँ पे रखी जाती है। खैर, अच्छा, यहाँ पे 50% ना हो के बच्चे, ये जो है स्पेशल मेजोरिटी रहेगा। नंबर 3 देखें, दे डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया टू द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू ऑफ द कंट्री। तो आपको क्या बताना है कि क्या ये टेरिटोरियल एरिया को आइडेंटिफाई करने का भी काम करते हैं, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें सिर्फ यहाँ पे 3rd सही है, मैंने बताया यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होगा, और ये स्टार्टिंग से मल्टी मेंबर बॉडी नहीं था, और 1989 में ये जो है मल्टी मेंबर बॉडी बना था। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड टू द बोथ ऑफ द पार्लियामेंट बाय 2/3 में, मतलब यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जब हम इसको पास करेंगे तभी उसको हटाया जाएगा। और लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें चेक करता है कि जो मिसबिहेवियर रियली में हुआ भी है या नहीं है, या फिर इनकैपेसिटी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से है। और ये जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो हटाएगा या नहीं हटाएगा, ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन यूपीएससी के केस में अगर मिसबिहेवियर की कोई भी रिपोर्ट आती है सामने और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है तो उसको हटाना, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना पड़ता है, ये जो फैसला है वो बाइंडिंग होता है। 3rd पे चलते हैं, 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नंबर 2, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज द स्टेटस ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या इसका जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ईच हैज़ इट ओन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन। तो मतलब ये है कि जो आपका सेंटर का इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, 2 इंडिपेंडेंट बॉडी है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। कहने का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, तो प्रेसिडेंट ना करके ये गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। और इनसे आर्टिकल की बात करें 243 ये आर्टिकल में इसके बारे में दे रखा है। ओके द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ द स्टेटस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो यस, चीफ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो जो है हाई कोर्ट के स्टेटस के इक्विवेलेंट है। लेकिन हम देखें स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एक 1 मेंबर बॉडी होता है, लेकिन नेशनल लेवल पे 3 मेंबर बॉडी होते हैं, राइट। द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्टेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द स्टेट इलेक्शन। जो काम क्या होता है इनका? तो सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना एंड कंट्रोल करना जो भी हमारे इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करते हुए, एंड द कंडक्ट ऑफ ओवर इलेक्शन टू द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज जो आर्टिकल 243 के एंड 243ZA में दे रखा है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। द स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड हैज इट्स ओन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन। पावर एंड रिमूवल की बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो स्टेटस है, सैलरी है एंड अलाउंसेस हैं वो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट ही मिलते हैं एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड। जिस तरीके से हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरीके से इनको हटाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए भाई जज है, चीफ जस्टिस नहीं है हाई कोर्ट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। ये किससे रिलेटेड है? जब ये क्वेश्चन आप देखते हो ना तो आपको क्लिक करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही फायदा होता है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने का। एक तो आपका करंट अफेयर जो है रिवाइज होता रहता है, कुछ पोर्शन स्टैटिक का रिवाइज होता रहता है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव। ओके,
ओके, लेट्स सी द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी एंड स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। सी जब हम स्टैंडर्ड मॉडल की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, हमारे नेचर के में 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और नंबर 4 पे है ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है ग्रेविटेशन को एज एन इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं मानता है। आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट यस इसमें सिर्फ 3 टाइप ऑफ नेचुरल या फिर ये कह मतलब 3 टाइप ऑफ फोर्स होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं। ओके, सिंगुलरिटी इनोवेटेड जब हमारा यूनिवर्स बना था तो सिंगुलरिटी में पहुंच के तब एक धमाका हुआ था 3 सेकंड तक, एंड जो हमारा यूनिवर्स था वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया। उस सिंगुलरिटी की वजह से ही जो है आज यूनिवर्स एक्सपेंड भी कर रहा है और आज इतना बड़ा भी है, ठीक है। इवेंट होराइजन की बात करते हैं। इवेंट होराइजन इज नथिंग बट जब ब्लैक होल देखा, यस जस्ट अ सेकंड, देखो जो ब्लैक होल होता है, सी ये ब्लैक होल है, लाइट को जो है बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि इसके आसपास जो भी आएगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी यूनिवर्स है या फिर जो हमारी गैलेक्सीज बनी हुई है ये सेंट्रल फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज की शेप बनती है, गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। इवन मतलब गैलेक्सीज को होल्ड करने का काम कौन करता है? तो ब्लैक होल करता है। जिस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड करने का काम सन करता है, उसी तरीके से इनमें ब्लैक होल्स जो है गैलेक्सीज को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इवेंट होराइजन में क्या था भाई, देखो जब ये लाइट जाती है वैसे तो ये सारी की सारी ऑब्जर्व कर, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होती है ना इसमें, तो उसको हमने देखा था ग्लो करते हुए, तो उसको हमने इवेंट होराइजन का नाम दिया था। और ये आई थिंक सितंबर 2015 की बात है। और लेट्स सी, तो स्ट्रिंग थ्योरी मुझे नहीं पता है, सिंगुलरिटी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, इवेंट होराइजन भी थोड़ा बताया, स्टैंडर्ड मॉडल थोड़ा थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्ट्रिंग थ्योरी आप खुद बताइएगा। चलो अभी ये बताना है कि न्यूज़ में हुआ करता था, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, या फिर जो हम सोलर एंड लूनार एक्लिप्सेस पढ़ते हैं। नंबर 3 देखें तो प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। नंबर 4 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है यूनिवर्स की। तो सिंगुलरिटी एंड इवेंट होराइजन जो फिनोमेना है ब्लैक होल से रिलेटेड है। व्हाट इज द इवेंट होराइजन? ब्लैक होल इवेंट होराइजन इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बियॉन्ड विच एनीथिंग, मतलब यहाँ से जो है मान ले लाइट अगर इवेंट होराइजन तक पहुँच गई तो वो अंदर जाएगी। कैसा पॉइंट है? कैसा जैसे दहलीज होती है, मतलब ना तो आप बाहर होते हैं ना अंदर होते हैं। अगर अंदर चले गए तो आप कुछ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ से हम फोटो नहीं ले सकते हैं ब्लैक होल की। लेकिन अगर आप बिल्कुल दहलीज पे थोड़ा बहुत तो दिखेगा, तो बस उसी ग्लो को हमने इवेंट होराइजन का नाम दिया है। अच्छा, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ट्राई टू एक्सप्लेन यूनिवर्सल फिनोमेना। स्ट्रिंग थ्योरी इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वांटम फिजिक्स दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द क्वांटम फिनोमेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द सैजिटेरियस ए। आपसे पूछा जा रहा है सैजिटेरियस 1 है क्या ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन द गैलेक्टिक सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, मतलब एक ब्लैक होल का नाम यहाँ पे दे रखा है, और यह गैलेक्टिक सेंटर है मिल्की वे गैलेक्सी का। मेरे हिसाब से दोनों ही यहाँ पे सही है। तो सैजिटेरियस ए क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारी गैलेक्सी को होल्ड करने का काम करता है इन द मिल्की वे। इट इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ द कॉन्स्टलेशन सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियस, इसके पास ही लाई करता है। एंड सैजिटेरियस 1 पोजेस 4 मिलियन टाइम द मास ऑफ अर्थ, मतलब इतना गुना इसका मास है, इतने बड़ा ये है अर्थ से, इतना नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए किससे रिलेट करता है। आगे चलते हैं। भारत टैप एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत टैप जो है एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का, नीति आयोग का, नेशनल रूरल हेल्थ डेवलपमेंट काउंसिल का, या फिर नन ऑफ दी। जब हम बात करते हैं भारत टैप इनिशिएटिव की, तो ये जो है गिवन ऑप्शन के हिसाब से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत टैप इनिशिएटिव। किसके द्वारा? तो ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये इनिशिएटिव है। क्या लॉन्च किया गया? तो भारत टैप इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो प्लम्बर इंडिया एग्जीबिशन जब हो रही थी। दिस एग्जीबिशन इज एम्ड एट टू प्रोड्यूस ये प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड तो प्लम्बिंग वाटर एंड सैनिटेशन इंडस्ट्री, मतलब ये है कि सैनिटेशन इंडस्ट्री को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। भारत टैप इज अ कंसेप्ट टू यूज फ्लो टैप एंड फिक्सचर। तो ऐसा माना जाता है कि जो हम टैप बनाए मैकेनिकली, मतलब इंडस्ट्री इस तरीके से टैप बनाए कि जो वाटर उसमें से निकले तो बहुत कम मात्रा में निकले, है ना। तो मतलब ये है कि हर एक, जैसे अगर इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो मोटी टैप जिसमें से ज़्यादा पानी आ सके उस हिसाब से निकले, मतलब कस्टमाइज तरीके से पानी को हम यूज़ कर पाएँ, राइट। इसमें मैंने ये रखा गया है, जो घर में जो टैप यूज़ होगी उसमें से जो पानी निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा, और उसका जो रिसाव होगा वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि घर वाले बहुत कम ऐसे सोचते हैं कि इसको ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पानी टपकता भी है तो छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट ना करे, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में थोड़ा ध्यान दे दिया जाता है भाई, क्योंकि उनके पास पैसे, रिसोर्सेज और सारा स्टाफ होता है बेसिकली उनका खुद का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है इसकी वजह से 40% ऑफ वाटर जो है
40% ऑफ वाटर जो है सेव होगा। और याद रखना भाई, जल जीवन मिशन जो है 2019 के में स्टार्ट किया गया था। ये जल शक्ति का इनिशिएटिव है, ये आप याद रख लेना। देखो, जल शक्ति का इनिशिएटिव 2024 तक उनको घर से जल मतलब नल से जल पहुंचाने का मेन एम है। पहली स्टेट बना था घर से जल मतलब नल से घर जल पहुंचाने के केस में। फर्स्ट थिंग 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके अधीन आता है? तो जल शक्ति के अंडर आता है। लेकिन हम जब अर्बन सेंटर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम विलेज की बात करते हैं, जहाँ पे 70% ऑफ पॉपुलेशन लाई करती है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल शक्ति को दी गई है। ओके, आगे बढ़े आपको इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। सी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस का मतलब होता है ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्को, मतलब 2 रिवर के कॉम्बिनेशन से इसका नाम बना है। ब्रह्मोस जो है हमने पहला अभी बेचा है फिलीपाइन को, और जो इसका जहाँ पे बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? तो ऐसा माना जा रहा है लखनऊ के लिए इसकी एक फैसिलिटी खोली गई है। 3 पॉइंट हो गए। और इसकी जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये कहीं से भी छोड़ी जा सकती है, कहीं से भी छोड़ी जा सकती है। कहने का मतलब ये है जैसे आप एयर में हो, वाटर में हो, और धरती पे हो, कहीं पे भी हो, मतलब वहाँ से इसको छोड़ा। क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज आपको इसकी पता होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है अगर मान लीजिए 5000 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको माना जाता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में आ जाता है। जहाँ पे कॉन्टिनेंट की जो दूरी है मिनिमम 5000 मतलब 4000 के 5000 के बीच में, 4 से 4.5 से 5 उतने के बीच में रहती है। राइट, लेट्स सी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड। तो मैंने बताया, तो ये सही होना चाहिए। देखो, मैंने भी इसके आंसर नहीं देखे हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ। नंबर सेकंड, इट इज अ 2 स्टेज इंजन कंपोज ऑफ द सोली प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट इन द सेकंड। मतलब ये है कि जो इसमें फ्लूइड यूज़ किया जाता है, इसमें जो इंजन में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्या वो 2 स्टेज है? जो पहली स्टेज है वो सॉलिड प्रोपेलेंट है। नंबर सेकंड देखें तो वो लिक्विड रैमजेट यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड देखते हैं, इट ऑपरेट्स द ऑन द फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल। क्या ये फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल पे काम करता है? इट डज़ नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। मतलब ये है कि एक बार इसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? फायर एंड फॉरगॉट, और ये खुद गुम हो जाएगा। समझ में? नहीं, देखो जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो अब इसको रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और ये पक्का ही अपने जो टारगेट है उसको हिट करके आएगा, ऐसा माना जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट भाई यहाँ पे सही है। इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, सॉलिड प्रोपेलेंट पहला स्टेज पे और लिक्विड रैमजेट जो सेकंड स्टेज में इसको यूज़ किया था। तो यहाँ पे 2 टाइप के इंजन है, ठीक है। और कैसे याद रखोगे? जैसे अब ब्रह्मोस है 2 रिवर की कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका जो फ्यूल है वो भी 2 रिवर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला सॉलिड है एंड देन लिक्विड है। ओके, इट ऑपरेट ऑन द फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल। लेकिन अगर पूछा जाए थर्ड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो जो है हिट एंड जो उसको उड़ा देना। मतलब पहले मान लीजिए मिसाइल को हमने उड़ाना है, मतलब ये क्या है, इसको मारना है, तो पहले ये क्या करेगा? इसको टकराएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, ये खुद भी मर जाएगा और दूसरों को मार देगा। ये कुछ उस तरीके का है। ओके, तो तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पे सही स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी इसके बारे में थोड़ा और अगर इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखें। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल वाज रिसेंटली टेस्टिफाइड, इट वाज लॉन्च फ्रॉम। अच्छा, और पहला कितनी यूनिट आएंगी इसकी? तो 6 यूनिट ऐसा माना जा रहा है आएंगी। और पहली यूनिट को हमने इंस्टॉल कर दिया पंजाब बॉर्डर पे, मतलब पाकिस्तान की देख रेख के लिए। ओके, द रेंज ऑफ द एक्सटेंडेड ब्रह्मोस जो है 350 किलोमीटर है कंपेयर टू 290 किलोमीटर इन द बेस वर्जन। राइट, तो इसकी जो रेंज है भाई 350 किलोमीटर है। आई एम रियली सॉरी, मैंने 5000 बताई होगी, आई एम रियली सॉरी। इसकी जो रेंज है 350 किलोमीटर है। तो जैसे कैसे याद होगा? S-400 है ना, तो इससे 50 का। ओके, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये 350 किलोमीटर है। मुझे लगा कि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉरी। ब्रह्मोस की बात करते हैं, ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड। एक 2 स्टेज इंजन कंपोज है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन एंड फर्स्ट स्टेज पे सॉलिड है, सेकंड स्टेज पे लिक्विड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंड हॉक डिक्लेरेशन। सी, जब भी ये डिक्लेरेशन वगैरह होती है तो किसी कंट्री कैपिटल पे होती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली डिक्लेरेशन आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आपने सुना होगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन आपने सुना होगा, अशकाबाद डिक्लेरेशन आपने सुना होगा। वट इज इट? इट इज नथिंग बट अ कैपिटल ऑफ दैट कंट्री वेयर द मीट इज हैपन एंड सम डिक्लेरेशन इज फॉर्म फ्रॉम दैट। तो अगर हम विंड हॉक की बात करते हैं, ये किसकी कैपिटल है? मेरे हिसाब से बोस्टवाना की कैपिटल है। मैं दिखाऊंगी आपको एक बार बोस्टवाना। सॉरी बच्चों, ये जो है नामीबिया की कैपिटल है। नामीबिया की जो कैपिटल है वो विंड हॉक होती है, और नामीबिया से ही हम चीता मंगाने की कोशिश करें। 1947 से हमारी कंट्री में कोई चीता नहीं था, और इसको डिक्लेरेशन 1952 में मिलती कि अब ऑफिशियली जो है हमारी कंट्री में कोई चीता नहीं था। और अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ना, वहाँ पर ज़्यादा चीते पाए जाते थे। और अभी इसको कहाँ पर लेकर आया जा रहा है? तो कुनो नेशनल पार्क में। नॉट बिग डील यहाँ पे। सॉरी, हम रियली सॉरी। नामीबिया की कैपिटल होती है विंड हॉक। बोस्टवाना की कैपिटल गब्रोन होती है, गब्रोन। जैसा सेकंड ये रहा।
और साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया होती है। लेसोथो की बात करोगे तो मसेरू होती है। स्वाजीलैंड की मबाने होती है। मोजाम्बिक की मपूटो होती है। जिम्बाब्वे की हरारे होती है। एंड जाम्बिया की लुसाका होती है। अंगोला की लोंडा होती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की किनशासा होती है। तंजानिया की डोडोमा होती है। तो ये कुछ कंट्रीज़ की जो कैपिटल वो याद होनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंट्री है कोमरोज। कोमरोज की बात करें तो मोरोनी है। और उसी तरीके से मेडागास्कर है। मेडागास्कर की अंटानाराविरियो है, राइट, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा विंडो की कैपिटल है नामीबिया। आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखिए बच्चों प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है। बी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है प्रोक्लेम किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कब, 1993 में। एंड इसको किसके रिकमेंडेशन पे, तो यूनेस्को के रिकमेंडेशन पे। और 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। और अब की बार की थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज मतलब ये जर्नलिज्म जो है डिजिटल सीज मतलब डिजिटल की वजह से जर्नलिज्म जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खतरे से में है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आपको ये बताना है विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश करता है। जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन पब्लिश करते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं, ओके। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 से पब्लिश किया जा रहा है। और बस इतना ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन here only, and if you like the video, do subscribe the channel and